हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, आज है 16 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वो भी आप इनको भी अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम को नागिन डांस करवाना है। दोस्तों, कि दोस्तों एक मोटिवेशन थॉट आपके लिए बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर दोस्तों अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें तो 100% दोस्तों आपकी गलती है। दोस्तों, हर चीज़ में इनोवेटिव बनने के लिए दोस्तों कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर अपन अभी बात करें दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की, दोस्तों तो वो भी एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनके पास भी बिल्कुल भी संपत्ति नहीं बची थी। दोस्तों, सब कुछ खो बैठे थे, फिर भी आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। दोस्तों, ये सब उनकी कड़ी मेहनत और उनके संघर्ष की है। दोस्तों, कोई भी एक बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, पूरी दुनिया में उसके पीछे एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है। तो दोस्तों, आप उस स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके और कुछ बड़ा करने की कोशिश करिए। दोस्तों, आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल से दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एनडीए, दोस्तों ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी दोस्तों आपके पास हमारे चैनल से कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स के साथ दोस्तों करंट अफेयर्स का वीडियो डेली सुबह 4:30 बजे इस चैनल पे अपलोड हो जाता है। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के भी रेगुलर अपडेट्स हम इस चैनल पे आपको देते रहते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य वंश। तो दोस्तों, ये जो मौर्य किंगडम है या फिर मौर्य साम्राज्य है, मौर्य वंश है दोस्तों, इसके रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो दोस्तों बना रखा है। दोस्तों, 1 घंटे में हमने आपको पूरी मौर्य साम्राज्य दोस्तों पूरा आपको समझा दिया था। दोस्तों, उसके अंदर हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और सम्राट अशोक तक और उनके जो भी मौर्य साम्राज्य के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होते हैं दोस्तों, बाकी जो जो भी चीज़ है दोस्तों, हमने सारे आपको खाली 1 घंटे के वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन दे के समझाया है। दोस्तों, तो ऐसा वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पे दूसरा मिलेगा दोस्तों। और उसके साथ साथ दोस्तों हमने उसमें आपको ऐसे ऑथेंटिक जो नोट्स प्रोवाइड करें हैं दोस्तों, वो चाहे अगर आपने उन नोट्स को याद कर लिया ना, तो दोस्तों इस टॉपिक से आपके नंबर कटने के चांस ही नहीं होंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमने हमारे चैनल पे एक 1000 लुसेंट जीके की एक पूरी सीरीज़ अपलोड कर रखी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लीजिए, कि दोस्तों उसमें हमने हर तरह के क्वेश्चन जो अपलोड कर रखे हैं दोस्तों। उसमें हमने जीके, जीएस, जीए, दोस्तों इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। दोस्तों, जीके का मतलब दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे, जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब जनरल साइंस और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों हम तीनों को मिला के दोस्तों एक मतलब एक 1000% जीके की जो सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उस सीरीज़ में हमने 4 वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, और चारों में दोस्तों 250 क्वेश्चन करके हमने 4 वीडियो अपलोड करके एक पूरी सीरीज़ हमारे चैनल पे बना रखी है। तो दोस्तों आप उनको भी देखिएगा। और दोस्तों, ऐसे हमने सिंधु घाटी से रिलेटेड भी वीडियो बना रखे हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको ऐसे ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड NEVE लॉन्च किया है? तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड NEVE लॉन्च किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आने पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डोनर ने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड NEDFI के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड NEVF लॉन्च किया है।
तो दोस्तों आपको इससे क्या समझ में आता है कि दोस्तों NEVE ने NEVF लॉन्च किया है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला और एकमात्र समर्पित वेंचर फंड है। और दोस्तों जानते हैं इसके महत्व के बारे में कि इसका आपको परीक्षा से रिलेटेड और बाकी इंडिया से रिलेटेड इसका क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस फंड का लक्ष्य नए उद्यमियों को संसाधन प्रदान करना है। करने के उद्देश्य से स्टार्टअप और अनूठे व्यावसायिक अवसरों का निवेश करना है। और दोस्तों ये जानते हैं समाचार में क्यों है, हमने इससे क्वेश्चन क्यों उठाया है। तो दोस्तों NEVF स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, तो इसलिए अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए हमने इससे क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है UAPA का अर्थ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है और इसे कब पारित किया गया था। तो दोस्तों हम ये जो अधिनियम है दोस्तों UAPA, दोस्तों इसके बारे में भी हम जानेंगे, तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि हमको समझ भी नहीं आता, तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों UAPA का अर्थ विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है और इसे 1967 यानी 1967 में पारित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों UAPA का अर्थ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है और इसे 1967 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधि समूह की प्रभावी रोकथाम करना है। UAPA के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को आरोपित किया जा सकता है। दोस्तों इस अधिनियम के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था। दोस्तों यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित कर सकता है। इसके अंतर्गत अधिकतम दंड के रूप में मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। दोस्तों ये मृत्युदंड से दोस्तों अभी हमने हमारी वीडियो में बताया था कि ऐसा कौन सा देश है जिसने पूरा मतलब जो फांसी की सज़ा थी, मृत्युदंड थी, वो समाप्त कर दिया है वो पूरा। तो दोस्तों अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके कमेंट को पिन करूँगा। तो दोस्तों अभी ये जानते हैं कि ये समाचारों में क्यों है। तो दोस्तों हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद पारा पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित पार्लर क्या है। तो दोस्तों हाल ही में चर्चित पार्लर जो है दोस्तों वो एक सामाजिक नेटवर्क है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों सामाजिक नेटवर्क यानी सोशल नेटवर्क, यह अगस्त 2018 में शुरू की गई एक अमेरिकी ऑल टेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है। पार्लर का इंटरफेस ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ कई विशेषताओं को साझा करता है। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है, तो दोस्तों अमेरिका के बारे में अगर अपन थोड़ा जाने दोस्तों, वैसे हमने हमारे पिछले कुछ वीडियो में अमेरिका के में ज़्यादा फोकस दिया है दोस्तों, क्योंकि ये अभी जो उसमें चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, इसलिए हमने इसके ज़्यादा फोकस किया है। और दोस्तों अभी आपको और हम बता देते हैं दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जो बाइडेन। दोस्तों अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस। दोस्तों कमला हैरिस से रिलेटेड एक फैक्ट है कि वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और दोस्तों इससे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय मूल की महिला है। अब दोस्तों अमेरिका के बारे में और जाने। दोस्तों अमेरिका की कैपिटल क्या होती है, वॉशिंगटन DC। दोस्तों अभी किस अमेरिका के राष्ट्रपति पे महाभियोग चल रहा है, तो दोस्तों वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी दोस्तों, वो चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। दोस्तों अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, नासा। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अब स्पेस एजेंसी की बात हो रही है, तो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, स्पेस
एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स जो है वो किसके द्वारा संचालित या फिर इसका सीईओ फाउंडर कौन है? दोस्तों दुनिया का सबसे अमीर आदमी या फिर दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क। दोस्तों इलॉन मस्क जो है वो जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके फाउंडर और सीईओ है। दोस्तों इलॉन मस्क ने ही टेस्ला कार की कंपनी की खोज करी थी और वो इसके भी सीईओ है। और दोस्तों इसके साथ साथ पेपल पेपल की खोज भी इलॉन मस्क ने ही करी थी। तो दोस्तों इलॉन मस्क के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इलॉन मस्क के बारे में हम एक क्वेश्चन भी लेके आए हैं नीचे, तो दोस्तों आपको वो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप उस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों ये जो अभी बात चल रही है ऊपर दोस्तों इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों यह एक मुफ्त भाषण और फेसबुक और ट्विटर जैसे सामाजिक नेटवर्क के निष्पक्ष विकल्प के रूप में काम करता है। अब दोस्तों जानते हैं कि समाचारों में क्यों चल रहा है दोस्तों। अभी गूगल, अमेजन और एप्पल ने पार्लर सोशल नेटवर्किंग सर्विस को अपने प्ले स्टोर से निलंबित कर दिया। ये कदम यूएस कैपिटल्स हमले के बाद हिंसा भड़काने वाले पोस्ट को पार्लर के कथित तौर पर न हटाने की वजह से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसके स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों आप जहाँ भी दोस्तों नोट्स वगैरह लिखते हैं दोस्तों, अगर आप नहीं लिखते हो दोस्तों कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, क्योंकि दोस्तों अगर जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, और जो चीज़ आप ऐसे माइंड में सोच के रखते हैं दोस्तों वो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो आपकी मेमोरी में रिस्टोर रहे। पर दोस्तों अगर आप उसको लिख लेते हैं तो दोस्तों आप एग्जाम में आपको याद आता है हाँ मैंने उस टाइम पे वहाँ पे लिखा था, तो दोस्तों ऐसे आपके दिमाग में आंसर आ जाता है। अब दोस्तों एक बात हम आपको और बताए थे दोस्तों कि ना मेहनत करने से कभी मत डरो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों महानता नहीं गिरने में नहीं है दोस्तों, महानता गिर के वापस उठने में है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब आपको अपने और अपने मम्मी पापा के सारे सपने पूरे करने हैं, और इसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एयर इंडिया की महिला कॉकपिट क्रू महिला पायलटों ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है? तो दोस्तों एयर इंडिया की महिला कॉकपिट क्रू महिला पायलटों ने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आगे क्वेश्चन पॉइंट जानते हैं। दोस्तों एयर इंडिया की सभी महिला फ़्लाइट क्रू जिन्होंने दुनिया में सबसे लंबे एयर रूट पर दूर पर उड़ान भरी, कैप्टन जोया अग्रवाल। दोस्तों ये जो नाम है दोस्तों जोया अग्रवाल, दोस्तों ये आप माइंड में उतार लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्टन आकांक्षा सोनवरे। दोस्तों ये नाम जो भी हम बताएं दोस्तों वो आप अच्छे से याद करिएगा। पर दोस्तों ये जो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रही थी? जोया अग्रवाल। कैप्टन शिवानी मनहास और कैप्टन पापाग्री तन्मयी शामिल है। अब दोस्तों ये जानते कि समाचारों में क्यों है। एयर इंडिया की महिला कॉकपिट क्रू अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से नॉन स्टॉप सबसे लंबी सीधी उड़ान भरकर उत्तरी ध्रुव होते हुए बेंगलुरु पहुंच गई है। महिला पायलटों ने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता रखा है दोस्तों, ये जो यूनिक चीज़ होती है जैसे कि सबसे पहला, सबसे आखिरी, सबसे लंबा, सबसे छोटा, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, और खासकर यूपीएससी के एग्जाम में आने के तो ऐसे चांस बहुत होते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। फ्लाइट बेंगलुरु के कैंपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण भारत के पश्चिमी तट के बीच पहली सीधी गैर स्टॉप उड़ान थी। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बैंक नामक एक भूभाग वाला क्षेत्र किस सागर की सीमा से घिरा है? तो दोस्तों वेस्ट बैंक नामक एक भूभाग वाला क्षेत्र मृत सागर सीमा से घिरा है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आने के जानते हैं। दोस्तों एक भूभाग वाला क्षेत्र है जिसकी सीमा मृत सागर और जॉर्डन के पूर्व में है। यह इजराइल द्वारा उत्तर दक्षिण और पश्चिम में सीमाबद्ध है। अब दोस्तों ये जानते हैं वेस्ट बैंक का इतिहास। दोस्तों हम हर पॉइंट को एकदम डीपली लेके चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर बन जाएगा, पर दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए इसके पॉइंट जानते हैं। दोस्तों इसे 1948 में अरब इसराइल युद्ध में जॉर्डन द्वारा कब्जा कर लिया गया था,
और इसे वेस्ट बैंक नाम दिया गया था। जॉर्डन ने 1950 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब ये जानते हैं कि अभी ये समाचारों में क्यों चल रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी निवासियों के लिए लगभग 800 घरों के निर्माण का आदेश दिया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल में नियुक्त भारत के नए राजदूत का नाम क्या है। दोस्तों जो राजदूत होते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। दोस्तों आप जहाँ पे भी नोट सीखते हैं दोस्तों, उसके ऊपर लर्न जीके विद एजे का नाम लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आपको इस चैनल के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों पुर्तगाल में नियुक्त भारत के नए राजदूत का नाम है मनीष चौहान। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों इस नाम को आप याद रखिएगा, मनीष चौहान। और दोस्तों हम पुर्तगाल के बारे में भी अभी नीचे जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। पुर्तगाल में नियुक्त भारत के नए राजदूत का नाम है मनीष चौहान। अब पुर्तगाल के हमने आपको प्रॉमिस करा था कि पुर्तगाल के बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है लिस्बन, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री है एंटोनिया कोस्टा। दोस्तों ये जो 3 चीज़ें हैं दोस्तों, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कौन सा राज्य करेगा या फिर किस राज्य में होगा। तो दोस्तों 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा राज्य करेगा या फिर ओडिशा राज्य में होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा राज्य में होगा। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। दोस्तों FIH की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, उसको आप याद रखिए, क्योंकि दोस्तों ये फुल फॉर्म थोड़ी अजीब है, तो इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों आप यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात दोस्तों चल ही चुकी है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा जाने कि दोस्तों ये आपको पता चल चुका है कि पूरे वर्ल्ड में हॉकी को कौन रेगुलेट करता है। FIH की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब दोस्तों पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है। ICC। दोस्तों ICC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है, UAE के शहर दुबई में। दोस्तों अब क्रिकेट की बात तो हो रही है, तो दोस्तों पूरे इंडिया में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है। दोस्तों अपन यहाँ पे इंडिया की बात करें तो दोस्तों पूरे इंडिया में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है, BCCI। तो दोस्तों पूरे इंडिया में क्रिकेट को BCCI रेगुलेट करता है। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। अब दोस्तों जैसे अपन किसी भी देश की बात करें दोस्तों, जैसे अपन ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का नाम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऐसे पाकिस्तान के अपन क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB। तो दोस्तों ऐसे हर देश के अपने अलग अलग जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं। तो दोस्तों पर पूरे वर्ल्ड में कौन रेगुलेट करता है क्रिकेट को, ICC। और दोस्तों अपन दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ रुख करें तो दोस्तों अब पूरे वर्ल्ड में हॉकी की दोस्तों बात हो चुकी है, FIH। और दोस्तों अगर पूरे वर्ल्ड में अपन टेनिस की बात करें तो टेनिस को पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट करता है ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो आप इनको याद करिएगा। अब दोस्तों अब फुटबॉल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है, फीफा। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों बहुत बार होता है, या फिर ICC वर्ल्ड कप होता है, ATP वर्ल्ड कप होता है, FIH विश्व वर्ल्ड कप हो रहा है। दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप होता है इससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इनको कौन रेगुलेट करता है। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि जो शायद ही आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस E-कॉमर्स कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट जो एक दोस्तों E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसके साथ समझौता किया है या फिर सहयोग किया है। तो हमारा सी ऑप्शन
सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग और फ्लिपकार्ट एक साथ घूमने आई महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए आए हैं। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता है। तो दोस्तों ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दोस्तों नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं। दोस्तों नीति आयोग के अभी हेड कौन है? नरेंद्र मोदी दोस्तों, जो इंडिया के PM है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अस्पताल ने इस बार लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों एम्स भुवनेश्वर ने इस बार लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प अवार्ड में लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए बी श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल के रूप में चुना गया है। तो उसे एक बहुत अच्छी खबर, क्योंकि लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए जिसको अवार्ड मिला है, तो उससे एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के अनुसार ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों ट्रफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के अनुसार ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में भारत का रैंक है 4। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में ट्रफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल हो रहे भारत के को ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में चौथा स्थान दिया गया है। और दोस्तों ये जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे दिया है दोस्तों, हम इसके आपको जानने के लिए कि आप इसमें कितना ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमने इससे रिलेटेड ही इसको घुमा के दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों। अगर आपको उसका आंसर पता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पर उसके क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो दोस्तों हाल ही में सदर जापारोवा ने किर्गिस्तान देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे आगे सदर जापरोवा एक भूस्खलन से जीते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार श्री जापारोव ने 79% वोट जीते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, पर दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों द्वारा प्रत्येक वर्ष को पूर्व सैनिक दिवस वेंटर्स डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर बताने कि आपको प्रत्येक वर्ष कब जो पूर्व सैनिक दिवस या फिर वेंटर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस और दोस्तों 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करने और सम्मान करने के लिए 2017 के बाद से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारे जो दिग्गज है हमारे देश के दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे सैनिकों की बात हो रही है दोस्तों, हमारे इस बार भी दोस्तों जो कोविड-19 के टाइम पे जो अभी कोरोना महामारी है दोस्तों, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है, रक्षा कर्मी है दोस्तों, जब हम सब लोग हमारे घर में घुस गए कि हमारे जो महामारी है वो हमारे घर पे ना आए, तब तक कि उस टाइम पे ये सारे लोग अपने घर से दूर थे दोस्तों, कि वो ये सुनिश्चित करने कि हमारे घर तक कैसे भी करके महामारी ना पहुँचे। तो दोस्तों ऐसे वीरों के लिए आप जहाँ भी बैठे हो दोस्तों, वहाँ से एक बार ज़ोर से क्लैपिंग कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध फिंदा ब्लैंक से। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों
डी प्रकाश राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री विजेता डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। उससे आपको एक पॉइंट और पता चलता है कि जो डी प्रकाश राव जी हैं दोस्तों, ये पद्मश्री पुरस्कार के विजेता भी रह चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम थोड़ा अब जल्दी लेके चल रहे, क्योंकि दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों उसके लिए हम आपको टाइम देंगे, उसके लिए आपको बड़ी जो डिस्क्रिप्शन है वो बताएंगे। पर दोस्तों जब तक क्वेश्चन थोड़े लाइटली क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तब तक हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं बने और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफा सिक्योरिटीज़ के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? तो दोस्तों, बोफा सिक्योरिटीज़ के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी -6.7% है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, बोफा सिक्योरिटीज़ की उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% दर से अनुबंधित होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दोस्तों इसके स्टार लगा लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम अब जिन भी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे दोस्तों, वो ये मान लीजिए कि आपके परीक्षा रूपी ताबूत की अंतिम कील के समान होगी। निम्नलिखित में से कौन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा? तो दोस्तों, निम्न में से सुभाष चंद्र खूंटिया जो है वो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खूंटिया करेंगे और इसके उपाध्याय के रूप में एक सदस्य है जो गैर जीवन होगा समिति, जिसका 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोगों विशेष रूप से छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए और शिक्षित करने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से ओडिशा राज्य में लोगों विशेष रूप से छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों में जागरूक करने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए वस्तुतः अपनी तरह के फायर पार्क का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इससे आपको एक बात और पता चलती है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, नवीन पटनायक। दोस्तों, ओडिशा की कैपिटल क्या होती है, भुवनेश्वर। दोस्तों, भुवनेश्वर के एम्स से रिलेटेड हमने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, जो आप उससे रिलेटेड उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपको बोला था कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क के बारे में एक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कंपनी टेस्ला, दोस्तों टेस्ला कार की बात हमने ऊपर करी थी, ने किस राज्य में एक सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने बेंगलुरु में एक सहायक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनेक पर जानते हैं। दोस्तों, इलोन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी कंपनी टेस्ला ने बेंगलुरु कर्नाटक में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पंजीकृत की है। दोस्तों, बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की कैपिटल है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में किस देश ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, इससे रिलेटेड भी हमने ऊपर क्वेश्चन पुटअप करा था कि इसमें भारत की क्या रैंक है दोस्तों। तो भारत की रैंक क्या थी, 4th।
और अब ये हम ये पूछ रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन को रिलेट कर करके दोस्तों अगर आप याद करेंगे तो दोस्तों उसमें याद करने की आपको आसानी होगी। तो दोस्तों डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के 30वें संस्करण में चीन देश ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों चीन जो ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं समूह में देशों का नेतृत्व करता है, मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल रूप से विकसित होता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ब्रोकरेज प्रमुख यूएसपी इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों स्विस ब्रोकरेज प्रमुख यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों इससे ऐसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो चलिए दोस्तों इसके नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों स्विस ब्रोकरेज प्रमुख यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष FY21 में 7.5% अनुबंधित करने का अनुमान लगाया है, जो मार्च 2021 में समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक और पॉइंट बता देना चाहते हैं दोस्तों। हमने ऊपर आपको ये भी बोला था कि हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड दोस्तों आपके क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। वो क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, मैंने आपको पहले बोला कि क्वेश्चन को रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा लीजिए, ट्रम्प्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड किसके साथ साझेदारी में तैयार किया गया है। दोस्तों इससे रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चन दोस्तों आपसे पुट अप कर लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये इसमें भारत की रैंक क्या है। सॉरी दोस्तों 3 क्वेश्चन हमने पुट अप करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था भारत की रैंक क्या है, सेकंड क्वेश्चन था इसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी, और अब थर्ड क्वेश्चन है किसने किसके साथ साझेदारी के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों ट्रम्प विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड में मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मास्टर कार्ड और ट्रफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल ने मिलकर डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड का निर्माण किया है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज दोस्तों कहीं पे भी, चाहे वो कमर्शियल स्टेट हो चाहे रेजिडेंशियल स्टेट हो दोस्तों, अगर आपको सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दी फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। दोस्तों लास्ट में बस एक पॉइंट कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, पर दोस्तों अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें 100% आपकी गलती है। तो दोस्तों मेहनत करने से कभी मत डरिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।